वेलकम टू द बेसिस। आज हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करेंगे विच इज़ कॉल्ड द टू बॉडी प्रॉब्लम। और टू बॉडी प्रॉब्लम में भी स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द टू बॉडी प्रॉब्लम इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो देखो, टू बॉडी प्रॉब्लम इन जनरल अगर कोई टू बॉडी प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब ये है कि दो बॉडीज़ है और दो बॉडी के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, तो उस फोर्स की वजह से जो डायनामिक्स होगा उन दो बॉडीज़ का, उसको सॉल्व करना। इन जनरल फॉर एनी जनरल काइंड ऑफ फोर्स, जो टू बॉडी प्रॉब्लम है वो सॉल्वेबल होता नहीं है, एनालिटिकली हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं किसी किसी भी आर्बिट्ररी फोर्स के लिए। पर एक स्पेशल केस है ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब ये कि जो जो फोर्स काम कर रहा होगा दो पार्टिकल्स के बीच में, उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज उस जो लाइन ज्वाइन कर रहा होगा उन दो पार्टिकल्स को, उस लाइन के अलोंग होगा। उस लाइन के अलोंग होगा मतलब ये है कि अगर आप बॉडीज को दोनों बॉडी बेसिकली मूव कर रहा है, तो दोनों बॉडी मूव करता हुआ जब होगा तो उसके बीच का जो लाइन उसको ज्वाइन कर रहा होगा वो भी मूव कर रहा होगा ऑब्वियसली, तो वो उसका भी ओरिएंटेशन वगैरह चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन एंड सम कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो चेंज, वो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे वो बॉडीज ओरिएंटेशन बदल रहा है अपना, तो जिस तरीके से उसका जो लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज चेंज हो रहा है, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स जो है इन दो बॉडीज के बीच में जो काम करता है वो भी बदल रहा होता है अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। तो हमेशा वो हमें जो फोर्स होता है वो उसी डायरेक्शन में ही होता है। दैट में बी आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, दोनों हो सकता है। बॉडी एक दूसरे को ढकेल भी सकता है, पुश भी कर सकता है या फिर पुल भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज के अलोंग ही होगा। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि टू बॉडी प्रॉब्लम है क्या, और टू बॉडी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इन जनरल कैसे सॉल्व करते हैं टू बॉडी प्रॉब्लम को इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो देख सकते हो कि दो बॉडीज है हमारे पास, M1 और M2। ये M1 है और ये M2 है, और दोनों बॉडीज के बीच जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो r है, और सेपरेशन फ्रॉम M2 टू M1 को हम लोग r वेक्टर बोले हैं। ठीक है, M2 टू M1, दिस डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। कोई भी एक डायरेक्शन लेना पड़ेगा, तो एक डायरेक्शन हमने ये ले लिया M2 टू M1, वो सेपरेशन वेक्टर r है। ठीक है, तो इस टू बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बेसिकली यही इसी दो बॉडी की बात कर रहे हैं हम। इन दो बॉडीज के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दैट फोर्स हैपेंस टू बी अ सेंट्रल फोर्स। मतलब ये कि वो जो फोर्स है वो सिर्फ इस सेपरेशन डिस्टेंस, जो है सेपरेशन डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, सेपरेशन डिस्टेंस मतलब इस जो जो आर है उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है फोर्स का वैल्यू। और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हमेशा इस लाइन के अलोंग ही है, इस लाइन के अलोंग, आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। ठीक है, दोनों हो सकता है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि दो बॉडीज के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा, एक R1 के लिए, एक R2 के लिए। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा R1 के लिए, अगर इक्वेशन लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली, तो M1 R1 डबल डॉट, मतलब M1 इंटू A1 इज इक्वल टू एफ आर आर कैप। ठीक है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, आर कैप का डायरेक्शन में लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज, उसके डायरेक्शन में ही है। अभी हम नहीं जानते कि रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है, वो पता चलेगा कब, जब एफ आर का जो साइन है वो पता चलेगा हमें। अगर एफ आर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव है, एफ आर नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव है। ठीक है, वो नहीं पता हमें कि एफ आर क्या है। अभी अभी इन जनरल एक सेंट्रल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हुआ ये फर्स्ट बॉडी का मोशन का इक्वेशन हुआ, और ये जो है सेकेंड बॉडी का मोशन का इक्वेशन। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि द एक्शन रिएक्शन फोर्स की वजह से, कि M1 M2 पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, M2 M1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इसीलिए अगर R1 वाले इक्वेशन में हम FR लिखते हैं, तो R2 वाले इक्वेशन में हमको माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस FR। ठीक है, तो होगा क्या कि इन दोनों इक्वेशंस को मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, और आप देख सकते हो ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है,
सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा एंड दे बोथ आर कपल्ड टुगेदर, मतलब ये है कि ये कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा तो जाके मेरे को दोनों का मोशन मेरे को दिखेगा। अब होता क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से इसी रूप में सॉल्व करना नहीं हो पाता है, हम लोग कर नहीं पाते, इसी इसी रूप में इसको सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग। तो हम लोग करते क्या है कि एक ट्रिक यूज़ करते हैं जिसमें कि हम लोग रेफरेंस फ्रेम को बदल देते हैं। रेफरेंस फ्रेम को बदलने का मतलब ये है कि हम जिस फ्रेम में अभी हैं, जैसे लैब फ्रेम मान लो, जिसको हम लोग जनरली जिस फ्रेम में हम लोग होते हैं उसको हम लोग लेबोरेटरी फ्रेम बोलते हैं। तो लेबोरेटरी फ्रेम में अभी हैं हम लोग क्या करेंगे, लेबोरेटरी फ्रेम से ट्रांसफॉर्म होकर के चले जाएंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। सेंटर ऑफ मास मतलब किसका सेंटर ऑफ मास, ये m1 और m2 का सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाएंगे एंड इन दैट सेंटर ऑफ मास फ्रेम वी विल ट्राई टू रीराइट दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को रीराइट करेंगे इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम और हम देखेंगे कि वी विल गेट अ डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस। वहाँ पे भी दो इक्वेशंस मिलेगा आप लोग को, लेकिन यहाँ पे जो दो इक्वेशंस मिल रहा था वो R1 और R2 में था। वहाँ पे जो दो इक्वेशंस मिलेगा, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले गए तो उसमें जो वेरिएबल होगा वो R1 और R2 नहीं होगा, उसमें वेरिएबल कुछ और होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले गए। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हम देखेंगे R1 और M1 और M2 को। तो जो डिस्टेंसेस होगा फ्रॉम दैट सेंटर ऑफ मास वो अलग अलग होगा। और बेसिकली जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होगा, जिस पे यूज़ करेंगे हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जो हमें मिलेगा बेसिकली आप आगे देखोगे हमको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो मिलेगा वो मिलेगा, एक तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट और दूसरा सेपरेशन डिस्टेंस, जो हम लोग बोल रहे थे कि m1 और m2 के सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, विच इज बेसिकली r1 माइनस r2। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाओ तो आपको क्या दिखेगा कि r2 प्लस r इज इक्वल टू r1, विच मीन्स r इज इक्वल टू r1 माइनस r2। ओके, और सेंटर ऑफ मास अगर निकालना चाहें m1 और m2 का तो क्या निकलेगा, सिंपल जो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2। ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। अब हम क्या करेंगे, क्या हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जैसे ही जाएंगे तो होगा क्या कि हमको सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मानना पड़ेगा। जैसे ही सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाएंगे हम, सेंटर ऑफ मास को हमको ओरिजिन मानना पड़ेगा, विच मीन्स कि RCM जो यहाँ पे निकला था RCM, ये जो m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2, इसको हमको ओरिजिन मानना पड़ेगा, विच मीन्स RCM इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर RCM 0 हो जाता है तो यहाँ से अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हो फॉर R1 एंड R2, तो ये क्या है, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, तो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम साइमल्टेनियसली, तो मेरे को R1 का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ RCM और R, और R2 का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ RCM एंड R। ठीक है, तो R1 और R2 दोनों ही मेरे को मिल गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इस R1 और R2 को जब हम लिखेंगे तो ये बनेगा R1 इज इक्वल टू M2 बाई M इंटू R। कब, जब RCM को हमने 0 ले लिया, मतलब वी आर ट्रांसफॉर्मिंग ourselves टू सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम, और R2 मिल जाएगा हमें माइनस M1 बाई M इंटू R। ठीक है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर यूज़ करते हैं, इस R1 का वैल्यू को और R2 का वैल्यू को यूज़ करते हैं, तो हमको जो पहला इक्वेशन था M1 R1, मतलब पहले जो पार्टिकल था उसका जो इक्वेशन बन रहा था M1 R1 डबल डॉट इक्वल टू FR R कैप, उस पर जब सब्सटीट्यूट करेंगे इस R1 के वैल्यू को तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा जो कुछ ऐसा होगा, म्यू R डबल डॉट इक्वल टू FR इंटू R, जहाँ पे म्यू क्या है, म्यू वन है M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये जो M है ना, ये M इज बेसिकली M1 प्लस M। ओके, M1 इज बेसिकली M1 प्लस M2, आप पीछे वाला स्लाइड में देख सकते हो, दिस इज M1 इज M इज इक्वल टू M1 प्लस M2। ठीक है, तो इस तरह का आपको इक्वेशन मिलेगा, म्यू R डबल डॉट इक्वल टू FR इंटू R कैप। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने इक्वेशन यूज़ किया R1 और R2 वाला, और R1 और R2 जो वेरिएबल था मेरे पास, जिसका वैल्यू मेरे को निकालना था बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस, उसको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया टू सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम, और अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो R1 और R2 नहीं है, वो अब क्या है, R और RCM।
तो आर का जो इक्वेशन निकला वो ये निकला, म्यू आर डबल डॉट इक्वल टू एफ आर इंटू आर कैप, ठीक है, जहाँ पे म्यू इज इक्वल टू एम वन इंटू एम टू बाई एम, जिसको इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। इस चीज़ को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। क्यों रिड्यूस्ड मास? बिकॉज this is the mass, this is the mass of नॉट जस्ट वन पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का मास नहीं है ये, ना m1 का मास है ना m2 का मास है, ठीक है। तो ये है क्या, ये है क्या चीज़ कि हम क्या कर रहे हैं, जो पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करके लेके जा रहे हैं ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम R1 और R2 को अलग अलग सॉल्व ना करके सिर्फ एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करें, विच इज R, म्यू आर डबल डॉट इक्वल टू एफ आर इंटू आर करते। ये चीज़ बोल क्या रहा है, ये चीज़ बोल क्या रहा है आपको ये समझ में आएगा जब आप इस इक्वेशन को देखोगे, सी आर सी एम वाले इक्वेशन को देखोगे। और वो कह रहा है यहाँ पे हमारे पास दो ही बॉडी है, M1 और M2, उसके अलावा कोई बॉडी नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों बॉडी को मिला करके हम एक सिस्टम मान लें, तो उस सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है ना, हमारे पास वही बॉडी है, कोई और तीसरा बॉडी है नहीं, तो कौन लगाएगा फोर्स उस पर? फोर्स लगेगा नहीं उस पर, कोई बॉडी है नहीं। तो देयरफॉर द सिस्टम ऑफ दीज टू बॉडीज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। और अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड होता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा, उस सिस्टम का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा। तो उस सिस्टम का एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब क्या है कि उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर कोई किसी सिस्टम पे अगर कोई फोर्स नहीं लगता है, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो सिस्टम जो है दैट मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास पे कोई सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, जीरो एक्सेलरेशन होगा। तो इसलिए हम लिखा गया आर सी एम डबल डॉट इक्वल टू जीरो। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो वहां भी दो इक्वेशन था, यहाँ भी दो इक्वेशन था, R1 और R2, और यहाँ भी जब हम सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो भी दो ही इक्वेशन आना चाहिए। ऑब्वियसली इक्वेशन तो घट नहीं जाएगा ना, नंबर ऑफ इक्वेशन तो नहीं घट सकता है, सिर्फ हम फ्रेम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो उससे नंबर ऑफ इक्वेशंस नहीं घट सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्योंकि सेम ही रहने वाला है ना, जितना भी हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसको करना पड़ता है, नंबर ऑफ इक्वेशन सेम ही है। अब देखो RCM क्या आ गया, RCM में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर हम RCM पे बैठ के देख रहे हैं सिस्टम को, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि RCM तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले जा रहा है, कैसे भी चल रहा हो RCM यूनिफॉर्म वेलोसिटी पकड़ लेगा और उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। या फिर मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यह है दैट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ रेस्ट आल्सो, ठीक है, वो रेस्ट में भी रह सकता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन से चल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और RCM पे अगर बैठ के देखते हैं हम R1 और R2 को नॉट सेपरेटली बट इन टर्म्स ऑफ R, यानी कि उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस को अगर हम देखते हैं मतलब RCM पे बैठ के, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हम क्या कर रहे हैं, दोनों बॉडीज के म्यूचुअल सेपरेशन डिस्टेंस को देख रहे हैं कि किस तरह से वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, किस तरह से वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, द सेपरेशन डिस्टेंस विच इज R, ठीक है। उसका जो इक्वेशन है वो ये वाला है, म्यू आर डबल डॉट इक्वल टू एफ आर इंटू आर कैप। आपको दिख रहा होगा ये एक वन डायमेंशनल इक्वेशन है। वन डायमेंशनल इक्वेशन मतलब यहाँ पे सिर्फ R है, basically this mu r double dot equal to f r into r cap ना। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे सिर्फ r है, रेडियल कोऑर्डिनेट, लेकिन रेडियल कोऑर्डिनेट के बावजूद इसमें r डबल डॉट है, लेकिन r डबल डॉट जो होता है द डबल डेरिवेटिव ऑफ r वेक्टर, रेडियस वेक्टर, उस वो सिर्फ रेडियस के डायरेक्शन में नहीं होता है। एज वी ऑलरेडी सीन, हम लोग एक वीडियो बनाए थे पहले, इसमें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात किया था हम लोग, और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने पूरा डिराइव किया था कि जो आर डबल डॉट है, आर वेक्टर का डबल डॉट है, उसको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम किस तरह क्या मतलब किस तरह से लिख सकते हैं उसको इन यूजिंग आर एंड थीटा। तो आर डबल डॉट जो होता है वो क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट आर थीटा कैप। ये पूरा जो होता है, ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरा होता है आर डबल डॉट, आर वेक्टर का डबल डॉट, ठीक है। ये पूरा डेरिवेशन ऑलरेडी किया हुआ है, वीडियो मिल जाएगा आपको, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स जाके देखना, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में पूरा चीज़ किया हुआ है। तो अभी क्या होगा, देखो जैसे ही ट्रांसफॉर्म किए पोलर कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि आर और थीटा कोऑर्डिनेट में प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म किए, तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। कैसे दो इक्वेशन आएगा, क्या करेंगे, वेक्टर इक्वेशन है ये। तो वेक्टर इक्वेशन तभी इक्वेशन होता है जब इंडिविजुअल जो मतलब इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इक्वल हो,
मतलब देखो यहाँ पे इस तरफ आर कैप है, इस तरफ थीटा कैप नहीं है, और इस तरफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आर कैप भी है, थीटा कैप भी है, लेकिन क्योंकि आर कैप और थीटा कैप आपस में इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, विच मीन्स कि आर कैप का डायरेक्शन जो है थीटा कैप के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है ना, इसी वजह से दो दीज कैन बी कॉल्ड एज टू इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। आर कैप पे डिपेंड नहीं करता है थीटा कैप का वैल्यू। तो हाँ, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, विच इज म्यू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू एफ आर, और दूसरा इक्वेशन मिलेगा म्यू आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर थीटा डॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो जो दूसरा इक्वेशन है उसको हम लोग अभी देखेंगे पहले, लेकिन पहला इक्वेशन क्या दिखा रहा है आपको कि इसमें इसमें जो म्यू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, ये देखो थीटा आ गया ना, ये थीटा आ गया है, ठीक है, ये थीटा आ गया यहाँ पे। तो बेसिकली मेरे को क्या दिख रहा है कि ये अभी तक जो हमको दिख रहा है, अभी तक जो दिख रहा है वो इसमें आर भी है थीटा भी है, तो ये वन डायमेंशनल अभी तक तो नहीं है। ठीक है, तो क्या ये वन डायमेंशनल बन सकता है, क्या ये हो सकता है क्या वन डायमेंशनल, तो उसको आगे देखते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम देखना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम है क्या सिस्टम का। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, डेफिनेशन वाइज आर क्रॉस पी, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विद मोमेंटम वेक्टर। अगर हम लिखते हैं इस चीज़ का, इस सिस्टम का मोमेंटम वेक्टर, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से बात कर रहे हैं, तो इस सिस्टम का मोमेंटम वेक्टर क्या होगा, म्यू इंटू आर डॉट, है ना। म्यू सिस्टम का रिड्यूस मास है, और आर आर डॉट बेसिकली जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसका टाइम डेरिवेटिव है। ठीक है, तो सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक बॉडी का नहीं, ना ही हम m1 का बात कर रहे हैं, ना ही m2 का बात कर रहे हैं, दोनों का मिला के जो हो रहा है वो उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का मिला के जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम DLDT निकालते हैं, DLDT मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इससे क्या पता चलेगा, अगर DLDT 0 आ जाता है इसका मतलब यह है कि L जो है टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, कहने का मतलब क्या है कि L कांस्टेंट होगा। तो देखते हैं कि ये 0 होता है कि नहीं होता है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू t, तो सिंपली आपको, अब जब इसको करोगे डिफरेंशिएट यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा ये कि ये 0 आता है। ठीक है, आपको रिप्लेस वगैरह करना पड़ेगा, कैसे, जब यहाँ पे पहला पहला इक्वेशन में क्या, पहले बार जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आर डॉट क्रॉस आर डॉट आएगा, तो आर डॉट किसी भी वेक्टर का अपने साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 होता है, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो दूसरा वाला बच्चा, दूसरा वाले में क्या है, आर डबल डॉट का आर डॉट का डेरिवेटिव मतलब आर डबल डॉट, म्यू आर डबल डॉट, अगर देखो आप म्यू आर डबल डॉट यहाँ से देख सकते हो क्या है, एफ आर इंटू आर कैप, है ना। तो एफ आर इंटू आर कैप अगर इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे क्या बन गया, आर क्रॉस म्यू आर डबल डॉट, है ना। तो म्यू आर डबल डॉट को रिप्लेस करते हैं एफ आर इंटू आर कैप। अभी यहाँ तो कोई, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर कैप है, तो मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया ना। दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है दोनों वेक्टर का, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, इसमें साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, DLDT कितना हो गया, 0, विच मीन्स कि L जो एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का, वो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विच मीन्स कि L जो है वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ एक कांस्टेंट है, L का वैल्यू नहीं बदल रहा। अच्छा, L होता क्या है, L एक वेक्टर है ना, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। और जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो होता है परपेंडिकुलर टू आर, है ना, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो L इक्वल टू आर क्रॉस पी का मतलब ये होगा कि L इज परपेंडिकुलर टू आर। तो अगर L परपेंडिकुलर टू आर होगा और L एक कांस्टेंट है, विच मीन्स कि वो जो L वेक्टर है वो कांस्टेंट है। वेक्टर कांस्टेंट के लिए दो चीज कांस्टेंट में पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसका डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो कोई वेक्टर कांस्टेंट नहीं बोला जाता है। अगर यहाँ पे L वेक्टर कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है। और अगर L का डायरेक्शन कांस्टेंट है तो L के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा ऑब्वियसली। मतलब ये L का डायरेक्शन मेरे को पता है, तो अगर L का डायरेक्शन मेरे को पता है तो उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो भी तो पता होगा हमको, है ना। तो अगर L एक कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि R जो होगा, जो जो R का प्लेन होगा, R जिस प्लेन में लाई करेगा वो भी कांस्टेंट होगा, वो प्लेन बदलेगा नहीं बार बार। इसका मतलब क्या है, R है क्या चीज, R है सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2। तो R का प्लेन फिक्स होने का मतलब क्या है, अगर L फिक्स है तो R का प्लेन फिक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि L के परपेंडिकुलर है R, और R बेसिकली R तो बेसिकली चेंज हो रहा है ना, सेपरेशन डिस्टेंस चेंज हो रहा है, विद टाइम सेपरेशन डिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन
इस चीज से हमें ये पता चल रहा है, इस वाली इक्वेशन से हमें ये पता चला कि dl dt इक्वल टू 0 व्हिच मींस कि l इज अ कांस्टेंट। नाउ सिंस l इज अ कांस्टेंट देयरफॉर जिस प्लेन में r लाई करेगा वो प्लेन कभी बदलेगा नहीं टाइम के साथ। वो प्लेन जैसा है वैसा ही उसी पोजीशन पे रहेगा, वो प्लेन नहीं बदलेगा। प्लेन आड़ा तिरछा नहीं होगा, जैसा जो प्लेन है वही प्लेन में, उसी प्लेन में मोशन होता रहेगा। व्हिच मींस कि जो भी मोशन होगा इस m1 और m2 का वो एक प्लेन में होगा, हमेशा एक ही प्लेन में होगा, उस प्लेन को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इट्स अ टू डिमेंशनल मोशन, सिर्फ टू डिमेंशनल मोशन होता रहेगा, उसी प्लेन में मोशन होता रहेगा दोनों बॉडी का, उस प्लेन से निकल के जाएगा नहीं। स्ट्रिक्टली टू बॉडी मोशन का, टू बॉडी प्रॉब्लम में हमेशा जो मोशन होता है वो एक प्लेन में ही होता है। ठीक है, उस प्लेन से बाहर निकल के जाएगा नहीं। ठीक है, इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। ओके, तो इससे ये पता चला हमको। अब इस इक्वेशन को अगर यूज करते हैं हम मतलब एल एल बेसिकली हम एल समझ गए कि एल कांस्टेंट है, तो हम जो इक्वेशन मेरे पास निकला था, ये जो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इस सेकंड इक्वेशन को अगर हम यूज करेंगे तो सेकंड इक्वेशन को यूज करने पे या उसको सॉल्व करने पे मेरे को क्या मिलेगा, म्यू आर डबल डॉट आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा इक्वल टू 0। तो म्यू तो 0 हो नहीं सकता है, म्यू इज द रिड्यूस्ड मास m1 m2 बाय m1 प्लस m2, ये तो रिड्यूस्ड मास है, ये 0 होगा नहीं। तो ये जो अंदर वाला ब्रैकेट ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा और इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये मेरे को मिल जाएगा ओमेगा डॉट बाय ओमेगा इज इक्वल टू -2 r डॉट बाय r, जहां ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी d थीटा dt। अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो मेरे को मिल जाएगा अल्टीमेटली एक कांस्टेंट इज इक्वल टू म्यू इनटू ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा मतलब थीटा डॉट बेसिकली, जो हमें मिल जाएगा क्या, एल इक्वल टू मतलब एल यहाँ पे लिख रहा है, क्यों लिख रहे हैं पता चल रहा है आपको, म्यू आर स्क्वायर थीटा। अल्टीमेटली जो हमारे पास आया ना राइट हैंड साइड में वो आया म्यू इनटू, म्यू मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो आ गया मेरे पास म्यू इनटू आर स्क्वायर इनटू थीटा डॉट। लेकिन म्यू इनटू आर स्क्वायर इनटू थीटा डॉट है क्या चीज, म्यू है आपका मास, रिड्यूस्ड मास, सिस्टम का मास, बेसिकली रिड्यूस्ड मास, एक तरह का मास है बेसिकली, इनटू आर इंटू आर थीटा डॉट। आर क्या है, आर आपका बेसिकली कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट उस सिस्टम का, और आर थीटा डॉट जो है तो वो क्या है आपका, आर थीटा डॉट इज योर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू इंटू आर थीटा डॉट जो होगा वो क्या होगा, इट्स द एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि वो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। अगर आर क्रॉस पी आप इवेल्युएट करोगे तो बेसिकली वो हो जाता है आर क्रॉस एम इंटू वी। तो एम बाहर निकाल लो तो हो जाएगा आर क्रॉस वी, और वी क्या होता है, वी होता है ओमेगा इंटू आर। तो आर क्रॉस ओमेगा इंटू आर विच मीन्स क्या कि जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा वो होगा म्यू, एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट। ओके, तो अगर इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं अब टू फाइंड थीटा डॉट, तो थीटा डॉट कितना आएगा, एल बाई म्यू आर स्क्वायर। थीटा डॉट हम लिख सकते हैं एल बाई म्यू आर स्क्वायर। अब क्योंकि इस पहले हम देख चुके हैं कि एल क्या है, कांस्टेंट है, एल एक कांस्टेंट है, पहले देख चुके हैं ना, एल इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर this here mu r square theta dot should be a constant. Since mu r square theta dot should be a constant, therefore theta dot equal to l by mu r square, l by mu r square, जहाँ पे l कांस्टेंट है म्यू कांस्टेंट है, r चेंज हो रहा है बेसिकली। तो इस थीटा डॉट को अगर हम यूज करें और इस इक्वेशन में, इस पहले वाले इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में लिख रहे हैं यहाँ पे, थीटा डॉट का वैल्यू डाल दें which is what l by mu r square। अगर हम डाल देते हैं इसको तो क्या मिलेगा हमको, वो क्या मिलेगा, वी विल गेट दिस। इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करने के बाद सब कुछ करने के बाद हमको अल्टीमेटली जो इक्वेशन मिलेगा वही मिलेगा, ये इक्वेशन, इक्वेशन 6 व्हिच इज म्यू r डबल डॉट इक्वल टू माइनस डी डी आर ऑफ v ऑफ r। v ऑफ r क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल, इस फोर्स का पोटेंशियल, ये फोर्स जहां से आ रहा है ना, ये जो फोर्स है एफ आर क्या है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन m1 एंड m2। ये जो फोर्स जहां से भी आ रहा है वो फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को क्या लिख रहे हैं, v ऑफ r। तो v ऑफ r प्लस इस l स्क्वायर बाय म्यू r स्क्वायर को भी हम क्या किए, डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख दिए। क्यों लिखे ऐसा, इसलिए लिखे क्योंकि म्यू r डबल डॉट इक्वल टू माइनस डेल डेल r ऑफ एक सम क्वांटिटी लिखना चाह रहे हैं, वो पूरा जो क्वांटिटी होगा अब इसको हम v इफेक्टिव बोल सकते हैं, इफेक्टिव पोटेंशियल बोल सकते हैं। डी डी आर ऑफ, जो डी डी आर ऑफ समथिंग जो होता है ना वो होता है फोर्स।
तो वो समथिंग जो होता है वो होता है आपका पोटेंशियल। यहाँ पे एल स्क्वायर बाय म्यू आर क्यूब जो है ये एक पोटेंशियल टर्म है नहीं, लेकिन हम इसको ट्रीट कर सकते हैं एज अ पोटेंशियल टर्म, ठीक है, अलॉन्ग विद द अदर पोटेंशियल टर्म दैट गिव्स राइज टू एफ ऑफ आर, जो फोर्स लग रहा होगा M1 M2 के बीच में। तो ये जो इक्वेशन है, जो आपको दिख रहा है बॉक्स इक्वेशन, दिस इक्वेशन टेल्स यू कि म्यू आर डबल डॉट इक्वल टू माइनस डेल्टा आर ऑफ वी आर प्लस एल स्क्वायर बाई टू म्यू आर स्क्वायर। तो ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव पोटेंशियल। और आपको अब दिख गया होगा, अब आपको दिख गया होगा कि इसमें कहीं भी थीटा बीटा नहीं है, सिर्फ इसमें आर है, मतलब ये एक वन डायमेंशनल इक्वेशन है, ठीक है। तो वन डायमेंशनल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वन डायमेंशनल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते होते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बेसिकली, लेकिन तो हम लोग किए क्या, पूरा इस चीज़ में पूरा ये किए कि हम लोग टू टू बॉडी मोशन को, जो कि टू डायमेंशन में हो रहा था, उस दो डायमेंशनल मोशन को हम लोग वन डायमेंशन में रिड्यूस कर दिए मैथमेटिकली, मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस यूज करके, फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशंस करके हम लोग उसको वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दिए। अब उस वन बॉडी प्रॉब्लम को मेरे को उस वन बॉडी प्रॉब्लम को मेरे को सिर्फ सॉल्व करना है। इस इक्वेशन जो 6 दिख रहा है आपको, ये इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं सिस्टम का एनर्जी कितना है। सिस्टम का एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितना होगा इन टर्म्स ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्या होगा हाफ इनटू म्यू, मतलब बेसिकली रिड्यूस मास ले लो, रिड्यूस मास टू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर इनटू 3 डॉट स्क्वायर प्लस v ऑफ r। दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये जो पूरा फर्स्ट टर्म है, ये हाफ इनटू म्यू टू आर डॉट स्क्वायर प्लस म्यू आर 3 डॉट स्क्वायर, ये पूरा आपका काइनेटिक एनर्जी टर्म है, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी टर्म है प्लस v ऑफ r, ठीक है। तो इसमें जो ये टर्म दिख रहा है आपको हाफ इंटू म्यू आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, इस थीटा डॉट के बदले हम क्या लिख सकते हैं एल बाई म्यू आर स्क्वायर, जो हम लोग यहाँ पे लाए थे, जो हम यहाँ पे लाए थे, एल इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट। तो यहाँ से थीटा डॉट रिप्लेस कर देंगे हम, तो आ जाएगा हमारे पास एल के टर्म्स में एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई टू म्यू आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। अब ध्यान से देखो, अगर ये एल स्क्वायर बाई टू म्यू आर स्क्वायर एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी टर्म था, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी टर्म था, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ आर के टर्म्स में देख रहे हैं इसको, तो ये सिंगल वन डायमेंशनल मोशन बन गया, जिसमें हम सिर्फ आर वाले पार्ट का अगर काइनेटिक एनर्जी देखें तो क्या है, वो रेडियल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो कितना है हाफ इंटू म्यू इंटू आर डॉट स्क्वायर। और बाकी जो भी है, ये बाकी जो भी चीज़ है ये क्या है, एक आर डिपेंडेंट टर्म है। इस पूरे टर्म को हम मान सकते हैं इफेक्टिव पोटेंशियल। इफेक्टिव पोटेंशियल क्यों, क्योंकि ये जो बच गया टर्म यहाँ पे रेडियल, हम सिर्फ रेडियल कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं, रेडियल कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा हाफ इंटू म्यू आर डॉट स्क्वायर। तो जो बच गया वो कितना क्या हो गया पोटेंशियल, उसको मान सकते, वो पोटेंशियल है नहीं, लेकिन उसको मान सकते हैं हम पोटेंशियल फॉर दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी यूज कर रहे हैं आर आर सी एम। तो वो जो जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम भी काम कर रहे हैं, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस चीज़ को, इस पूरे चीज़ को जो ब्रैकेट में है, इसको मान सकते हैं हम क्या एक इफेक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। इसलिए हम इसको लिखते हैं वी इफेक्टिव ऑफ आर विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई टू म्यू आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ निकला मेरे पास, एक निकला इक्वेशन म्यू आर, ये वाला इक्वेशन, दिस इक्वेशन यहाँ से ये वाला म्यू आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल डेल आर इंटू वी आर प्लस एल स्क्वायर बाई टू म्यू आर स्क्वायर, ये निकला। और दूसरा जो निकला वो क्या निकला, ये वाला एनर्जी का क्वेश्चन, एनर्जी क्वेश्चन का निकला ई इक्वल टू हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस वी इफेक्टिव ऑफ आर, ओके। तो हमको अभी तक देखा कि सिस्टम में चल क्या रहा, सिस्टम में ये चल रहा है कि हम लोग टू बॉडी प्रॉब्लम से शुरू किए थे, फ्रेम ट्रांसफॉर्म किया, फ्रेम ट्रांसफॉर्म करके सेंटर ऑफ मास फ्रेम में गया, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाते ही मेरे को जो R1 और R2 जो दो वेरिएबल था वो अब मेरे पास वो दोनों वेरिएबल्स के बजाय दो नया वेरिएबल्स आ गया, जिसके लिए हमको सॉल्व करना है इक्वेशंस को। एक है R विच इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2, और एक है आपका RCM विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको हमने ओरिजिन मान लिया क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है। उसके बाद जैसे ही हमने सिस्टम ट्रांसफॉर्म किया और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेके गए पूरे सारे इक्वेशंस को, तो हमने देखा कि जो हमारा आर वाला इक्वेशन है, रेडियल इक्वेशन फुल्ली वन डायमेंशनल इक्वेशन में रिड्यूस हो गया। तो अब वो जो इक्वेशन है वो बेसिकली वन डायमेंशनल इक्वेशन, वन डायमेंशनल इक्वेशन मतलब म्यू आर डबल डॉट इक्वल टू माइनस डेल वी इफेक्टिव ऑफ आर इनटू डी आर। तो
एक इफेक्टिव पोटेंशियल के प्रेजेंस में आर, जो इफेक्टिव पोटेंशियल है वो भी आर पे डिपेंड कर रहा है ऑब्वियसली, मतलब सेपरेशन डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो वी इफेक्टिव के प्रेजेंस में आर किस तरह से वेरी करेगा, द डायनेमिक्स ऑफ दैट, वो एक वन डायमेंशनल मोशन में हमने रिड्यूस कर दिया बेसिकली। तो वी हैव essentially what we have done is to reduce a two body problem to a one body problem in the radial direction, ठीक है। तो जो टू बॉडी प्रॉब्लम था उसमें जो मोशन हो रहा था एक प्लेन में हो रहा था, मतलब आर और थीटा दोनों ही वेरी कर रहा था। यहाँ पे हम लोग थीटा वाले पार्ट को बेसिकली एक तरह से अवॉइड करने में मतलब सक्सेसफुल हुए। वी हैव अवॉइडेड द थीटा पार्ट, और सिर्फ हमें आर में एक इक्वेशन मिल गया है, और उस आर के इक्वेशन को हम सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि मोशन होगा किस तरीके से उस बॉडी का। द एक्चुअल इक्वेशन और जो जिस जिस जो ट्रेजेक्ट्री होगा पार्टिकल का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसा ट्रेजेक्ट्री होगा, क्या ट्रेजेक्ट्री का शेप वगैरह कैसा होगा। But this is what we have done till now. Okay, so the next video we will see कि इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट कैसे निकालेंगे, और उससे कैसे मतलब हम पता हमें कि दिखेगा कैसे कि कैसा ट्रेजेक्टरी क्या है बॉडी का अंडर सेंट्रल फोर्स। ओके ओके, सो thank you for watching and see you in the next one.